स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़लसफ़े और फ़िल्म के हवाले से, और जिस फ़िल्म का हमने इंतखाब किया है वो है राज कपूर की मशहूर फ़िल्म मेरा नाम जोकर। हमारे यहाँ आम तौर पर 80 की दहाई तक 4-5 नस्लों ने ये बहस तो की कि दिलीप कुमार बड़े अदाकार हैं या राज कपूर, लेकिन ये बहस नहीं की गई कि मुग़ल आज़म बड़ी फ़िल्म है या मेरा नाम जोकर। मेरी नज़र में इंटरटेनमेंट के हवाले से सबसे बड़ी फ़िल्म बिलाशुबा मुग़ल आज़म है, उस पर और बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फ़लसफ़ियाना सतह पर देखें तो मेरा नाम जोकर को मैं सबसे बड़ी फ़िल्म मानता हूँ, और आज इस फ़िल्म और इसके फ़लसफ़े के हवाले से मैं बातचीत करूँगा हस्बे मामूल ईशा खिज़र वट्टू से। ईशा खिज़र वट्टू बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में इन दिनों विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रही हैं। वो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाती हैं और फ़लसफ़ा भी। तो पहला सवाल मैं ईशा से ही करूँगा कि उन्होंने मेरे ही कहने पे ये फ़िल्म देखी, तो ईशा कैसी लगी आपको ये फ़िल्म, और ये फ़िल्म आपने कब देखी? मैंने ये फ़िल्म पिछले वीकेंड देखी एंड एज़ यू सेड आपकी रिकमेंडेशन पे देखी। इसके गाने काफ़ी मशहूर हैं, कोई एक आध आए थे एंड मैंने वो काफ़ी सुने हुए थे। और फ़िल्म के डायलॉग्स वाक़ई बहुत फ़िलोसॉफ़िकल हैं। द होल थीम वो जिस तरह एब्सर्डिज़्म की फ़िलॉसफ़ी के साथ डील करते हैं, इट्स ब्रिलियंट। एक्टिंग इज़ ब्रिलियंट एंड इवन फ़िल्म का स्ट्रक्चर अगर हम फ़िलोसॉफ़िकल या थीमेटिक साइड से हटकर करें तो फ़िल्म का स्ट्रक्चर कैसे उसकी चाइल्डहुड दिखाई जाती है एंड उस चाइल्डहुड की थीम्स किस तरह अलाइन करती हैं विद दैट स्टेज ऑफ लाइफ़ एंड देन हिज एडोलसेंस एंड थोड़ी सी यंग एडल्टहुड एंड देन उसकी उससे बड़ी एज दिखाई जाती है। दैट टू इज़ ब्रिलियंट एंड मुझे तो आपने रेकमेंड की थी। नाउ आई देखने के बाद फिल्म मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये पहली बार कब देखी या किसकी रिकमेंडेशन पे देखी? मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने पहली बार कब और किसकी रिकमेंडेशन पे देखी थी। यकीनन मेरे किसी दोस्त ने जो मेरे से सीनियर थे हॉस्टल में मुझे बोला होगा। लेकिन मैं इस फ़िल्म को बीसियों बार देख चुका हूँ, क्योंकि हुँ, मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि ये फ़िल्म देखो, और फिर बाज़-औक़ात अपने दोस्तों के साथ जब हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, उन दिनों वीसीआर किराए पे लाना पड़ता था हॉस्टल में। तो जब भी वीसीआर की बात हुँ, आती तो मैं कहता ये फ़िल्म देखेंगे, हुँ, और इसको बहुत लोग जानते नहीं थे। लेकिन जो भी इस फ़िल्म को देखता था इसका दीवाना हो जाता था। हुँ, और ये दिलचस्प बात है कि ये फ़िल्म बनाकर राज कपूर दिवालिया हो गए थे। ओह! उस वक़्त ये बिल्कुल फ्लॉप थी, और ये बहुत सालों के बाद क्रिटिक्स ने डिस्कवर की, और अभी इसको एक बड़ी फ़िल्म माना हुँ, जा रहा हुँ, है, माना जाने लगा है। लेकिन फिर भी इसको वो स्टेटस नहीं मिल सका जो मुग़ल आज़म को हुँ। है। अक्सर ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट फ़िल्म्स के साथ यही होता है। उन्हें अगर हम बड़े फ़िलॉसफ़र्स या आर्टिस्ट की बात करें, वैन गो की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, तो उन्हें वो प्रेस्टीज, फ़ेम, एक्नॉलेजमेंट मरने के बाद ही मिलती है। आई थिंक फ़िल्म्स का भी यही है कि ज़रूरी नहीं कि जो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाए, वो बुरी हो, बल्कि मेरी नज़र में तो वो फ़िल्म ज़रा ज़्यादा थीमेटिकली और फ़िलोसॉफ़िकली डीप और ग्रैंड होती हैं। मैंने जब फ़िल्म देखी तो मुझे उसके काफ़ी डायलॉग्स बहुत पसंद आए। तो मैं अपना फ़ेवरेट डायलॉग बताने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि उस फ़िल्म में से आपका फ़ेवरेट डायलॉग कौन-सा है? मैं डायलॉग से पहले थोड़ी-सी इसकी कहानी भी नाज़रीन को ओह बता येस, दूँ ताकि श्योर। सबको पता चल जाए। ये कहानी एक ऐसे जोकर की है जो टीनएज में जोकर बनना चाहता है, कि उसके वालिद वालिद भी जोकर थे सर्कस में। और फिर बुनियादी तौर पर उसके 3 लव, 3 मोहब्बतें दिखाई गई हैं, जिसके ज़रिए से ज़िंदगी का, इस दुनिया का और बहुत सी चीज़ों का फ़लसफ़ा बयान किया गया है। उसकी पहली मोहब्बत स्कूल दिनों में एज़ अ टीनेजर, और ये किरदार ऋषि कपूर ने अदा किया था, हुँ, उनके हुँ, अपने ही बेटे हुँ, ने, और ये ऋषि हुँ, कपूर की एक तरह से पहली फ़िल्म थी, हुँ, जिसके बाद वो बॉबी में आए और बहुत मशहूर हुँ, हो गए। उनको अपनी स्कूल टीचर से मोहब्बत हो जाती है, जिनका नाम मैरी था। वो एक हुँ, क्रिश्चियन टीचर है, और ये एलीट स्कूल है जहाँ पे एक गरीब बच्चा जा रहा है। हुँ, तो क्लास के तज़ादात भी या आपको नज़र आएँगे। फिर वो सर्कस में जोकर बन जाते हैं, और रूस से एक ताइफ़ा आता है, क्योंकि उन दिनों सोवियत रूस था और इंडिया और सोवियत रूस हुँ, आपस में दोस्त थे, और नेहरूवियन सोशलिज़्म के हवाले से भी ये फ़िल्म बहुत अहम है, क्योंकि फ़िल्म शुरू ही मे डे से होती है। हुँ, हुँ, मॉस्को में मे डे हो रहा है, और उनको ताइफ़े में आई एक लड़की मारिया से मोहब्बत हो जाती है जो रूसी है। और उसके बाद
वो ताइफा वापस चला जाता है, उनकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि कल्चर का डिफरेंस है और बहुत से उस पे बाद में भी बात करेंगे। और फिर तीसरी मोहब्बत है उनकी एक मीना। मीना के साथ जो मुकामी अदाकारा है, फ़िल्म अदाकारा बनना चाहती है। उसके तीनों लव अनरेसिप्रोकेटेड हैं, वो एक तरह से नाकाम मोहब्बतें हैं, लेकिन नाकामियों में ही उसकी शायद कामयाबी है। तो ये एब्सोल्युटली। बहुत से फ़लसफ़े हैं एक-एक जुमला। और जो आप पूछ रहे थे ना, अब मेरा पसंदीदा जुमला कौन-सा है जिसने, मैं ये भी कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी शेप कर दी। मैं शायद अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था, कोई शायद चौथी 5वीं दफ़ा मैं फ़िल्म देख रहा था और बहुत सी बातें आप दूसरी तीसरी बार फ़िल्म को देखते हैं तो समझ में आती हैं। जैसे बिल्कुल। पहले ही सीन में वो एक इशारा करता है, मनोज कुमार एक किरदार अदा कर रहा है यूँ ऊपर, वो आपको पहली दफ़ा समझ में नहीं आता। अब दूसरी दफ़ा फ़िल्म देखेंगे, तीसरी दफ़ा फिर आपको याद आता है वो ऐसे क्यों कर रहा है। सर, आजकल का दुनिया में सबसे बड़ा जोकर कौन है? आजकल नहीं सर, आज तक। भगवान? हाँ, भगवान। वो भी जोकर की तरह जो करता है औरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं। क्योंकि वो उसका इशारा ये है कि या सबसे बड़ा जोकर भगवान है। मेरा जो पसंदीदा इसमें एक मुकालमा था और सीन भी है, वो माउथ ऑर्गन बजाता है एज़ अ टीनेजर ऋषि कपूर जो किरदार अदा कर रहा है। तो वो उसकी टीचर मैरी उसको बोलती है कि तुम हमेशा एक ही धुन बजाते हो। तो वो आगे से जवाब देता है कि मैम, जीने के लिए एक ही धुन काफ़ी होती है। और ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा और किसी तरह से इसने मेरी ज़िंदगी शेप करना शुरू कर दी। और फिर मुझे मेरी ज़िंदगी की एक धुन मिल गई हुई है, मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। आपका पसंदीदा मुकालमा कौन-सा था? मेरा वही था जो अभी आपने ज़िक्र किया। वो कहता है कि जोकर कौन है? तो वो कहता है कि जोकर वो है जो अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। दूसरों को हँसाने और दूसरों के बारे में सोचता है। एंड देन ही आस्क्स कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा जोकर कौन है? बिकॉज़ ही एस्पायर्स टू बिकम वन। तो ज़ाहिर है आप किसी फ़ील्ड में जा रहे हो तो आपको वहाँ के सबसे बड़े नाम को एज़ इंस्पिरेशन या एज़ कॉम्पिटिशन लेना होता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा जोकर आज तक का कौन है? तो ही आंसर्स भगवान, व्हिच इज़ वेरी डीप इफ यू लुक एट इट। स्पेशली इन द क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड द देन ही फ़िल्म। आल्सो सेज कि क्योंकि हुँ। भगवान जो करता है दूसरों के लिए करता है, अपने लिए तो नहीं करता। ये और इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैं अपने बहुत से दोस्तों के साथ जिनके साथ फ़िल्म देखी, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। उसमें एक मंज़र है, उसका बाप भी स्टेज पे परफ़ॉर्म करते-करते फ़ौत हुआ था और फिर एक दिन वो स्टेज पे उसने सबको हँसाना है और उसको खबर आती है कि उसकी वालिदा फ़ौत हो गई है और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ उसकी माँ है उस वक़्त। मोहब्बत नाकाम हो चुकी हैं और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ माँ है और वैसे भी माँ अहम होती है। तो उसने अपने दुःख का इज़हार करना है और वो स्टेज पे रो रहा है और सब लोग हँस रहे हैं। सबसे अनोखा और सबसे बहादुर जोकर हमारा प्यारा हंसता गाता राजू। माँ 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 आपको ये मंज़र कैसा एक्चुअली लगा? वो सीन भी बहुत ओवरवेलमिंग था। उसको खबर नहीं आती, उसकी माँ ऑडियंस में होती है जब वो सेम ट्रिक कर रहा होता है जो उसके फादर ने की थी व्हेन ही डाइड, वो ऊंचाई से गिरकर।
तो बीच में ना एक नेट लगा होता है कि वो गिरने की एक्टिंग करेगा और फिर वो उस नेट में गिर जाएगा, ज़मीन पर ज़ाहिर है नहीं गिरेगा। तो वो वही अपनी ट्रिक कर रहा होता है मरीना के साथ, वो जो रशियन आर्टिस्ट है। तो माँ को तब पहले उसने बताया ही नहीं होता कि मैं व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग। वो कहता है मैं सर्कस में सफाई वगैरह का काम करता हूँ, या मतलब सर्कस में ऐसे काम करता हूँ। तो एक दिन मरीना ही घर जाती है वो जोकर वापस करने। वो भी एक बड़ा सिंबल है, वो अपनी हर 3 लवर को अपना जोकर देता है और वो तीनों वापस करती हैं उस जोकर को। तो जब मरीना अपना जोकर वापस करती है, वही सेम डॉल जो उसने हर किसी को दी होती है, तो वो उसने पोस्टर में लपेटा होता है और जब उसकी अम्मी को देती है, बिकॉज़ वो घर नहीं होता, तो उसकी अम्मी खोलती है तो पोस्टर पे उसका इतना बड़ा लाइक उसका फेस बना होता है। शी इज़ लाइक ये जोकर है? एंड देन फिर वो उस शो में खुद जाती है, वो उस ट्रिक को देख रही होती है, द सेम ट्रिक हिज फादर डिड। एंड जब वो ऊपर से नीचे गिरता है, उसकी अम्मी का दिल बंद हो जाता है इन द ऑडियंस, एंड वो डेड बॉडी लिटरली बैक स्टेज पड़ी होती है एंड उसका क्यू आ जाता है फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, और वो फिर भी जाता है टू परफॉर्म। जबकि वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं ओके वी कैन जी। कैंसल, वी कैन पोस्टपोन, तो वो कहते हैं नहीं, एंड देन ही डज और परफॉर्म। ये जो तीनों दफ़ा जोकर वापस किए जाते हैं उस फॉर्म में, टॉय फॉर्म में, तो वो एक तरह से ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा भी बयान करते हैं कि हमें कोई जोकर तो चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो हमें हँसाता रहे, लेकिन हम उसको अपनाना नहीं चाहते, और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना उसकी चाहते, ज़िम्मेदारी उसके नहीं लिए लेना कुछ चाहते, करना भी नहीं उसके लिए चाहते। कुछ करना नहीं या चाहते। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। एक तरह से ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो जो मैं बात कर रहा था ना फ़लसफ़े की, हम्म, वो ये भी कि ये जोकर मेरे ख़्याल से हम्म, हमारी वर्किंग क्लास है, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहते हैं लेकिन अपनाना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये सबाल्टर्न क्लासेस हैं, ये बिल्कुल, सबाल्टर्न जेंडर हैं हमारे। बिल्कुल। हमें शादियों पे नाचने के लिए ट्रांसजेंडर तो चाहिए, लेकिन हम उन्हें अपनाना नहीं चाहते। हमें घर में औरतें तो चाहिए, हमारी खिदमत करें, हमारे काम करें, हमारी हर तरह की रिप्रोडक्टिव ज़रूरतें पूरी करें, हम्म, लेकिन अपनाना नहीं चाहते। वही ज़रूरत की बात। मुझे जो थर्ड उसका लव मीना है, उसकी एक डायलॉग जो वो बार बार बोलती है बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने ना एक स्ट्रे डॉग अपने पास रखा होता है, बिकॉज वो अकेली लड़की शहर में आती है, तो शी कट्स हर हेयर लाइक अ बॉय, बहुत छोटे बाल करती है एंड प्रिटेंड्स टू बी अ बॉय। शी ऑल्सो डजेंट टेल राजू कि मैं लड़की हूँ, तो उसने अपने साथ एक डॉग भी रखा होता है हिफाजत के लिए। तो व्हेन शी ओन्स हर फेमिनिटी और राजू उसके साथ आ जाता है रहने, तो ना उस डॉग को वो जो स्ट्रे डॉग्स को मारने के लिए नहीं उठा कर ले म्युनिसिपल जाते, कॉरपोरेशन या वाले आ वो जाते हैं। उसको उठा कर ले जाते, तो राजू इज़ डेवास्टेड, वो कहता है मोती को बचाओ, मतलब वो उसे लेकर जा रहे हैं। तो वो कहती है अब मोती की क्या ज़रूरत। एंड देन वो एज यू मेंशन्ड अर्लियर के फिल्म स्टार बनना चाहती है, तो जाहिर है शी स्टार्ट्स वेरी स्मॉल, बहुत स्ट्रगल करते हैं दोनों, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली शी स्टार्ट्स गेटिंग बेटर, उन्हें पहले थिएटर मिलता है एंड देन उसे फिल्म की ऑफ़र आ जाती है, तो वो कहते हैं बट हमने थिएटर वालों से अपने शो की कमिटमेंट की हुई है। तो कहती है जब फिल्म में काम मिल रहा है तो थिएटर की क्या ज़रूरत। न जाने तुम कहाँ खो जाते हो। मैं तो तुम्हारे करीब ही था, तुमने मुड़कर देखा ही नहीं। ये है राजू। मैं जो कुछ भी जानती हूँ इन्हीं से सीखा है। ये तो इनकी मेहरबानी है जो ऐसा कहती, वरना मैं किस काबिल। अलबत्ता मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। राजू, सुना तुमने? कुमार साहब मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन का चांस दे रहे हैं। हमें कल ही बम्बई जाना होगा। मगर थिएटर का क्या होगा? जब फिल्म में काम मिल रहा है तो थिएटर की क्या जरूरत है? एंड दिस ऑल्सो शोज़ कि हम कैसे एक बेहतर चीज़
कि इल्यूजन ही अभी आती है। तो पिछली रियल चीज़ जिसने हमें हमारे बुरे टाइम पे हमारा साथ दिया, उसको एक सेकंड में छोड़ देते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस इन देयर रिलेशनशिप्स, इन देयर करियर पाथ्स, एंड आई बिलीव ये यहाँ से आता है कि जब हम ऑथेंटिक ही नहीं होते इन द फर्स्ट प्लेस। ऑथेंटिक लव अगर उसे अपने डॉग से होता, जो राजू बाद में आया और उसको है, बट जिस लड़की का था उसको नहीं है। एंड ऑथेंटिक लव उसे अगर थिएटर से होता तो उसे सिनेमा अपील ना करता, उसे सिनेमा से होता तो उसे उससे ऊपर की कोई चीज़ अपील ना करती। ऑथेंटिसिटी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल से मीना जो है ये थोड़ा वक्त से पहले का किरदार थी। ये फिल्म 1970 में या 69 में बनी थी, बॉबी से पहले। बॉबी ने आके फिर उनके जो खर्चे थे पूरे करा दिए। उन्होंने कहा कि अब मैं वही फिल्म बनाऊंगा जो दो लोग देखना चाहते हैं। फिल्म फ्लॉप होने की एक वजह ये भी थी कि ये बहुत लंबी थी, 5 घंटे की फिल्म है। हमारे यहाँ 3 घंटे की फिल्म का रिवाज था। मैंने यूट्यूब पे जो वर्जन देखा था वो 3.5 घंटे का था। शायद वो उसमें से कुछ कांट छांट हुई है, लेकिन ये रूटीन से लंबी फिल्म थी और बिल्कुल उसमें वो रवायती हीरो हीरोइन वाला कंसेप्ट नहीं था। नहीं, ये हर बिल्कुल। चीज को जो फिल्म का हमारे यहाँ टेस्ट बना हुआ था उसको तोड़ के बनाई गई मेरे थी। ख्याल से जिंदगी में भी रिवायती हीरो हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं नहीं है। है जी। ये हमें बस सिखाया जाता जी। है। And इसका नुकसान ये है कि फिर हमारी सारी तवज्जो उस एक 1% उस एक 1 हीरो या 1 हीरोइन पर पड़ जाती है। उसका असर सियासत पे भी पड़ता है। Yeah. हम किसी मसीहा के इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि मीना एक तरह से ना न्यू लिबरलिज्म की नुमाइंदा है और जो जोकर है वो नेहरूवियन सोशलिज्म का नुमाइंदा है, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा नेहरूवियन सोशलिज्म, बाद में वो नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, क्या नाकामियाँ थी क्या कामयाबियाँ थी, लेकिन आप उस अहद में देख सकते हैं। क्योंकि राज कपूर बिलखुसूस उनकी जो फिल्में थी और दिलीप कुमार की कुछ फिल्में उस अरसे की, वो नेहरूवियन सोशलिज्म के जो पॉजिटिव मैसेज था उसको पोर्ट्रे करती थी। जो गुरुदत्त थे वो नेहरूवियन सोशलिज्म के खिलाफ जो कम्युनिस्ट नॉस्टैल्जिया था या एंगर था उसको रिप्रेजेंट करते थे। और उनके गाने फिर जो साहिर ने लिखे, खासकर प्यासा में, प्यासा एक तरह से नेहरूवियन सोशलिज्म के खिलाफ कम्युनिस्ट रिवॉल्ट है, जबकि मेरा नाम जोकर नेहरूवियन सोशलिज्म की खूबसूरती को सामने लाने की कोशिश करती है कि देखो हम सोवियत यूनियन के दोस्त हैं, हम मेडे पे यकीन रखते हैं और बहुत फिलोसॉफिकल हैं विद इंडियन टच। नेहरूवियन सोशलिज्म विद मैरी इंडियन टच। उसकी टीचर का किरदार भी वही नेहरू वाला सोशलिज्म रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज उसका एक डायलॉग मुझे बहुत क्यूट लगा। वो उसकी ना पैंट्स फट जाती हैं एक्सरसाइज करते जी। हुए, पीटी का कोई सेशन चल रहा होता है, एंड शी से ये तुमने कहाँ से ली नहीं, मेरी माँ ने सी थी क्योंकि हम गरीब हैं। कहती है कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा दिल, इतने ऊंचे विचार, ऐसे शख्स को कोई गरीब कह सकता है? अरे इसकी तो सिलाई उतर गई है। कहाँ सिलवाई थी? जी मेरी माँ ने सी थी। अच्छा, तुम्हारी माँ कपड़े सीना भी जानती है? मेरी यूनिफॉर्म वही सीती है। दर्जी के पास कपड़े नहीं सिला सकते, हम लोग गरीब हैं ना। खबरदार जो तुमने फिर ऐसी बात की। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। ऐसे दिलो दिमाग वालों को कौन गरीब कह सकता है? जी मैं समझता हूँ 2 गाने हैं इस फिल्म में, तो नहीं है लेकिन राज कपूर के हवाले से मशहूर हैं। वो एक मेरी क्या जूता है जापानी, Yeah. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी और दिल और हिंदुस्तानी। वही आपको यहाँ भी दिखाई देगा। या और इसी तरह एक उनका गाना है जिसे मैं समझता हूँ जो नेहरूवियन सोशलिज्म को मोस्ट रोमांटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, प्यार हुआ इकरार हुआ, वो नरगिस के साथ उनका गाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिल्म और एक इस हवाले से जो बहुत अहम बात है समझने की वो ये है कि इसके जो मुसन्निफ हैं, इस फिल्म के जो कहानीकार हैं, वो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन थे। और कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त इसी तरह की सोचों को प्रमोट भी कर रही थी। वो एक सोशलिस्ट इनकलाब नहीं चाह रहे थे, वो मरहलावार इनकलाब चाह रहे थे, जिस पर मेरी खुद भी और बहुत से लोगों की तनकीद मौजूद है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इतनी बड़ी कहानी लिखना, उसके लिए कोई ख्वाजा अहमद अब्बास ही हो सकते थे जो एक मूवमेंट की, एक अहद की पैदावार थे। तो ये फिल्म सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि ये बहुत अच्छी है, इसको उस अहद को समझने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी फिल्म है। और नेहरूवियन सोशलिज्म या जो ख्वाजा अहमद अब्बास की एक इंडियन सोशलिज्म विद अ टच ऑफ इंटरनेशनलिज्म, वो आपको उस डायलॉग में नज़र आएगा जब
मरीना उसको क्या नाम था उसका, जो सोवियत लड़की है मरीना। मरीना, उसको मिलने जाती है उसकी वालदा को, या नहीं वो उसको राज कपूर बताते हैं कि ये सोवियत यूनियन से आया, वो मिल हाँ, चुकी है। या। तो वो पूछती है क्या ये कश्मीरन है? तो गोरी चिट्टी तो कश्मीरियों या। जैसी है। तो वो आगे से जवाब देता है कि माँ कश्मीरन ही समझो, यानी कश्मीर और सोवियत यूनियन हो, हाँ, दिल्ली हो, बॉम्बे हो वन। या सेंट पीटर्सबर्ग हो, मेहनत कश, सबाल्टर्न और बिल्कुल। जोकर्स, ये सब एक है। ये मरीना है ना, ये हमारी तुम्हारी भाषा नहीं समझती, ये हिंदुस्तानी नहीं है माँ। तो क्या बंगालन है? हाँ? नहीं माँ, ये तो गोरी चिट्टी है, कश्मीरन होगी। बस उसी के आसपास की समझ लो माँ। इससे मुझे ये सवाल याद आया कि जब हम द इडियट का ज़िक्र कर रहे थे पिछले हफ्ते, आपने मुझसे पूछा था कि द इडियट फिर है कौन? तो आज मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ जोकर है कौन? ये बहुत मुश्किल सवाल है जवाब देना। यकीनन जो जोकर है वो जोकर नहीं है, ये बात तो तय है। या। और वो जब ये कहते हैं कि भगवान सबसे बड़ा जोकर है, तो भगवान भी जोकर नहीं है। हुँ, जोकर शायद वो हैं जो ऑडियंस हैं, जो प्रिविलेज्ड ऑडियंस हैं, जो हंस रहे हैं उस वक्त पे जब उनको रोना चाहिए था, और वो शायद उस वक्त रोते हैं जब हंसने का मौका होता है। हुँ, तो ये मेरा ख्याल एक बहुत ही मुश्किल बहस है। एक्चुअली वो उसमें इतनी तहें हैं, इतनी लेयर्स हैं, हर डायलॉग के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जोकर बदल हुँ, जाता है। हुँ, क्योंकि आप जब तक उस पूरी फ़िल्म को नहीं देखेंगे, पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, तो उसमें एक जोकर की बात नहीं हुँ, है, उसमें बहुत से जोकर हैं। हुँ, जिस तरह से एक तबक़ाती समाज में बहुत सारे जोकर हैं। एक वो जिनको बना दिया गया है, वो हैं नहीं हुँ, हैं। हुँ। एक वो जिनको समझा जा रहा है, वो हैं नहीं हैं। एक वो जो बना रहे हैं उन्हें। एक और सबसे अहम बात ये है कि एक वो जो बना रहे हैं, या। जो पैसे के लिए सर्कस में आपको उस वक़्त कह रहे हैं कि तुम हँसो जब हुँ, आपको हुँ, रोना था, और वो कह रहे हैं और आपकी भी मजबूरी है कि रोटी खाने के लिए आपको कभी हँसना पड़ता है ताकि दूसरे रो सकें, और कभी आपको रोना पड़ता है हुँ, ताकि दूसरे हँस सकें। हुँ, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी तहें हैं। हुँ, इसमें मैं ये समझता हूँ इसकी खूबसूरती ये है कि अगर ये तबक़ाती समाज आप इस दुनिया से ख़त्म कर दें, हम किसी पोस्ट कैपिटलिस्ट एरा में भी चले यानी जाएँ, क्लास सिस्टम? क्लास सिस्टम भी ख़त्म कर दें, इस फ़िल्म के अंदर जो बारीकियाँ हैं, जो फ़लसफ़ा है, ये फिर भी वैलिड रहेगा। बिल्कुल, और बड़ा आर्ट मैं समझता हूँ वही है वही है। जो यूनिवर्सल है। जैसे हमने दोस्तोयेव्स्की की बात की। दोस्तोयेव्स्की बिल्कुल, कि आप या, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस जाके बिल्कुल, अपील करते हैं ऑडियंस को, बिल्कुल। आप कोई फ़लसफ़ा लेके आते एंड हैं। एवरीबॉडी रिलेट्स उसमें लाइफ का सिक्लिकल होना, सर्कस लाइक होना, वो तो काफ़ी फिलोसॉफिकल वर्क से अलाइन करता है। एंड उसके अलावा एक और बात थी, जब मीना को वो जो बड़ा एक्टर होता है, ही वांट्स टू मेक हर अ स्टार, बट वो सेंस करता है कि राजू इज़ इन लव विद हर, तो वो फिर भी जाके उससे पूछता है कि आर यू इन लव विद हर, या इज़ इट ओके कि वो मेरे साथ है, तो क्या तुम मीना से मोहब्बत करते हो? तो कहता है मैं तो इंसान हूँ, मैं तो आदमी से, औरत से, मैं तो पूरी दुनिया से मोहब्बत करता हूँ। दैट टू इज़ डीप। इससे मुझे सिम्पोजियम याद आ गई प्लेटो की, जिसमें वो जब लव के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और सोक्रेटिस से पूछते हैं व्हाट इज़ लव, तो वो डायोटीमा के थ्रू बताता है कि लव के स्टेजेस होते हैं। पहले इट्स विद वन पर्सन, बहुत शिद्दत वाला लव विद वन पर्सन, देन आपको पूरी दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। मिस मीना आपकी बहुत तारीफ करती है मिस्टर राय। कहती हैं आपने सर्कस, नौटंकी, कवाली, थिएटर में बहुत नाम कमाया। मगर मुझे अफसोस है, मैंने आपका कोई खेल नहीं देखा। देखा तो है आपने, शायद पहचाना नहीं। सिगरेट? जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप मीना से मोहब्बत करते हैं? जी। क्या मैं मीना से मोहब्बत करता हूँ? सवाल ये नहीं कुमार साहब, सवाल है क्या मैं मोहब्बत करता हूँ? जवाब है हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ इस दुनिया से, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, मर्दों से, फूलों से, पत्थरों से। ये आउटर लेवल एक्सटर्नल मोहब्बत है, एंड देन यू फॉल इन लव विद आइडियाज
एंड द हाईएस्ट स्टेज, वो 7 स्टेजेस में द हाईएस्ट स्टेज इज़ लव फॉर नॉलेज एंड लव फॉर ट्रुथ। और इसी तरह ये बात भी कि जिसको हम अनरेसिप्रोकेटेड यानी उर्दू में नाकाम मोहब्बत समझते हैं, क्या वो नाकाम होती है या जो मोहब्बत यहाँ दिखाई गई है उसका अनरेसिप्रोकेटेड होना ही उसकी कामयाबी है? और वो मुरीन न्याज़ी भी इसको एक अलहदा तरह से बोलते हैं उनके एक नज़्म है कि आखिर में वो ये कहते हैं कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी। वो आपको पता बाद में चलता है कि मोहब्बत किसी से सच में थी या नहीं थी। और यहाँ पे भी वो मोहब्बत को भी एक फ़लसफ़ियाना रंग दिया जाता है जो बहुत ही गहरा है। एंड ये भी बात दिखाई जाती है कि अनरेसिप्रोकेटेड है, इसीलिए कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है। मिल जाता तो वहीं ओके एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर द एंड हो जाता, राइट? उसी तरह से ज़िंदगी में काफ़ी हैं काम जिनका स्ट्रगल ही बहुत है, जब वो हासिल हो जाए तो देन यू लाइक व्हाट डू आई डू। डॉक्टर ताहिर कामरान ने एक दफ़ा बात की थी कि मलाला यूसुफ़ज़ई बड़ी बदकिस्मत है, एंड वी आर स्टूडेंट्स वर लाइक व्हाट व्हाई। ही वाज लाइक उन्हें इतनी सी उम्र में नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो वो सारी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगी। तो ये उस आइडिया से भी थोड़ा रिलेट करता है। और इस फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत जानदार है और ख़ासकर एक वो उसका गाना था जिसमें वो मुकेश की आवाज़ उन पे में फ़िल्माया गया था। वो जब मैंने उसको पहली दफ़ा कई दफ़ा रिवाइंड करके देखा, मुझे लगता था राज कपूर खुद गा रहे हैं। वो इतनी एक तो सिंक कर रही है उनकी आवाज़ और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके साथ, और फिर उसमें जो मैसेज है हर एक गाने में, बिलखुसूस जो गाना बहुत ही अपील करता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, या एक जो उस वक्त का प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म था उसकी नज़र से अगर देखें, आज वाला बीजेपी वाला या यहाँ पे जो शावनिस्ट नेशनलिज्म है उस हवाले से नहीं। वो गाना था जीना यहाँ मरना यहाँ, या इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो बहुत ही एक अगरचे मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ खुद, लेकिन ये कि उस गाने ने भी एक तरह से मुझे शेप किया। और ये एक मैसेज था कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम यहीं पे रह के इस इस निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, इसको तरक्की देंगे। कि रेफर्मिज़म का, रेवोल्यूशनरी रेफरिज्म कह लें इसको, उसका मैसेज है। आपको कौन सा गाना अच्छा लगा? एक्चुअली जो एंड वाला उसके शो का गाना है, बिल्कुल, व्हेन ही इज डूइंग हिज यस, फाइनल बिल्कुल। परफॉर्मेंस एट लीस्ट इन द फिल्म, तो वो गाना भी वाज वेरी डीप। कोई आखिरी बात जो आप इस फ़िल्म के हवाले से नाज़रीन को बताना चाहें? यही कि ज़िंदगी के बारे में ये है कि वी डोंट नो ये इसके बाद क्या है। वी अभी तक के लिमिटेड नॉलेज से नो कि ये दुनिया वाली ज़िंदगी तो एटलीस्ट एक ही दफ़ा मिलती है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम क्या किसी और की धुन बजा रहे हैं? अपनी धुन हमें पता भी है क्या है, अपना हमें इंस्ट्रूमेंट भी पता है क्या है। तो जब तक हम ऑथेंटिक नहीं होंगे, हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ इन सिंक नहीं होंगे, तब तक वी कैन नॉट से कि आवर लाइफ हैज़ एनी मीनिंग एट ऑल। बिल्कुल, मैं भी आपसे पूरी तरह मुत्फ़िक हूँ। मेरे ख़्याल से ये बहुत अहम है कि जीने के लिए एक धुन हो, लेकिन हमारी आपकी अपनी अपनी हो। अपनी धुन हो, वो या अपनी धुन हो, और वो कुछ भी हो सकती है। मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैंने देखा कि वो एक ही धुन थी, वो कोई बहुत बड़ी नहीं थी। शायद वो सिर्फ़ बिल्कुल। अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। या ज़रूरी नहीं कि इ बहुत बड़ी वो कोई हो, बहुत बिल्कुल नहीं। ग्रैंड नैरेटिव नहीं या होना चाहिए और कि जी अपना मैंने हो जो भी अपना हो। हो, जो या है वो अपना है। ऐसे शायद है। आप एक अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, जो पिछले इवन प्रोग्राम में भी दैट। या आपके साथ आपके स्टूडेंट्स ने बातचीत की कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का अगर कोई मकसद है या आप बनाना चाहते हैं और उस नतीजे तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये फ़िल्म बहुत मददगार है। बिल्कुल।
आखिर में नाजरीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने पहले से ये फ़िल्म नहीं देख रखी तो कोशिश कीजिए इस फ़िल्म को देखें। ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम आपकी आरा को भी खुशामदीद बोलेंगे। अगर आप कोई फ़िल्म, कोई आर्ट, कोई नॉवल हम तक पहुँचाएँ जिस पर बातचीत करना ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे उस पर भी बातचीत करें। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम में साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।